नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र धनखड़ और आज हम लोग आए हैं एक नए सेफ्टी ट्रेनिंग सेशन के साथ जिसका नाम है क्रेन सेफ्टी। जो टॉपिक है हमारा क्रेन सेफ्टी। और क्रेन सेफ्टी में हमको क्या क्या चीज़ें को देखना पड़ता है वो हम जानेंगे। तो आज की जो हमारी ट्रेनिंग है उसका जो मेन पर्पस है वो ये है कि आप सभी को एजुकेट करना, जितने भी हमारे क्रेन ऑपरेटर हैं, जितने भी हमारे रिगर्स हैं, हेल्पर्स हैं, उनको सबको ये पता लगे कि कैसे किस तरीके से क्रेन के साथ में सेफ्टी के साथ काम करना है और अपनी और लोगों की जान कैसे बचानी है। तो उसी टॉपिक पे हम आगे बढ़ेंगे। क्रेन ऑपरेटर की क्या क्या जिम्मेदारी बनती है। सबसे पहले क्रेन ऑपरेटर को कॉम्पिटेंट होना चाहिए। जितने भी क्रेन ऑपरेटर हैं उनके पास जब भी जिस भी आप कंपनी में काम करते हो उस कंपनी का एक सिंपल फॉर्मेट होता है। उस फॉर्मेट के ऊपर लिखा हुआ रहता है कि आप ये क्रेन चलाने के लिए ऑथराइज हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप हाइड्रा क्रेन चलाना चाहते हो, पिक एंड कैरी क्रेन चलाना चाहते हो, उसके लिए वो लिखा हुआ होगा कि पिक एंड क्रेन कैरी के लिए आप ऑथराइज ऑपरेटर हो। या आप 60 टन ट्रेन क्रेन चलाना चाहते हो, या फिर आप 100 ट्रेन चलाना चाहते हो, या 500 टन, 600 टन, जैसा भी आपकी कंपनी के अंदर है, जो भी आप क्रेन ऑपरेट कर रहे हो, उस क्रेन का आपको कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट कंपनी के सेफ्टी मैनेजर से आपको लेना पड़ेगा। उस पे आपकी एक फोटो लगेगी, उस पे आपके जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो लगेंगे, आपसे कुछ सवाल जवाब पूछे जाएंगे, आपने पहले कहाँ पे काम किया है, कैसे काम किया है, कोई एक्सीडेंट साइट पे हुआ था तो उसके बारे में बताइए, अगर कोई एक्सीडेंट आपके साथ हो जाए तो आप क्या करेंगे, आपका एक्शन क्या होगा। ये सब चीजें पूछ के आपका कॉम्पिटेंसी लेवल चेक किया जाता है और ये चेक करने के बाद में आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है अगर आप पास हो जाते हो तो वो कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट सभी कंपनियों के अंदर मैंडेटरी है और आप सबको लेना भी चाहिए। उसमें कई सारे फायदे हैं। अगर आप लीगली भी कुछ चाहते हैं तो वो भी आपके काम आता है, और आगे भी अगर आप किसी कंपनी में अप्रोच करना चाहते हैं नई जॉब के लिए तो वहां पर भी आपको काम आ जाता है। तो क्रेन जो है, जो ऑपरेटर है उसके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और क्रेन का थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो भी जितनी भी थर्ड पार्टी एजेंसी जैसे बॉस टेक्निकल सर्विस है, इंटेनको है, जी कॉर्प है, ऐसी ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जो कि कंपनीज जो है हैवी इक्विपमेंट की थर्ड पार्टी करती हैं। वो क्या करती हैं, थोरोली आती है, मशीन्स को चेक करती हैं, चेक करने के बाद अपनी रिपोर्ट बनाती हैं एक ऑब्जर्वेशन शीट के ऊपर कि ये मशीन में ये चीज़ें पाई गई हैं, इसको आप सही कराइए, उसके बाद ही हम लोग तो आपको थर्ड पार्टी का सर्टिफिकेट देंगे। अगर सब कुछ ठीक पाई जाती है तो उसी को ऑब्जर्वेशन शीट के ऊपर लिख दिया जाता है कि फिट फॉर यूज, आप उसको यूज कर सकते हैं। कब दिया जाता है थर्ड पार्टी? जब भी कोई क्रेन एक साइड से दूसरी साइड पे जाती है, मान लीजिए मुंबई में काम कर रही थी और अब सूरत जा रही है, तो आपको थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट उसका लगेगा। मान लीजिए किसी साइड पे काम करके आई है, शिप के साथ में काम करके आई है, ऑफशोर में काम करके आई है और कंस्ट्रक्शन साइट पे आई है, तो भी उसका टीपीआई लगेगा। एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, इससे आपकी एक डबल चेक हो जाता है। सबसे पहले तो ऑपरेटर भाई खुद चेक करते हैं डेली चलाने से पहले कि ये मेरी क्रेन है, इसको मैं कैसे चेक कर रहा हूँ, तो उसको चेक करते हैं वैसे। और उसके बाद जो भी चीज़ें होती हैं वो सेकंड पार्टी होता है, कॉन्ट्रैक्टर जिसके थ्रू आप काम कर रहे हैं उसके सेफ्टी वाले भी चेक करते हैं, उसका पीएनएम डिपार्टमेंट चेक करता है। और थर्ड पार्टी होता है वो जो कि जो हमारे टीपीआई वाले होते हैं जैसे बॉस टेक्निकल सर्विस और इंटेनको वगैरह। तो ये जो कंपनी के लोग हैं ये चेक करते हैं। तो फर्स्ट पार्टी जिसने मैन्युफैक्चर किया है, कंपनी ने जो क्रेन को बनाया, फर्स्ट पार्टी। सेकंड पार्टी जो काम कंपनी के अंदर आप काम कर रहे हो वो आप खुद और आपके जो सेफ्टी वाला स्टाफ है, पीएनएम स्टाफ है वो। थर्ड पार्टी मतलब कोई एक्सटर्नल पार्टी जो आपकी क्रेन को आके चेक कर रही है। जो जितने भी सर्टिफिकेट जो देंगे वो लिफ्टिंग गियर जितने भी आपके हैं, अगर वो सही पाए जाते हैं तभी उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है। जैसे मान लीजिए आपने स्लिंग चेक करा ली और अगर वो सही तरीके से उनके पैरामीटर पे सही नहीं बैठ रही है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, उसको अनसेफ करार कर दिया जाता है। तो ये कुछ जनरल सेफ्टी के पॉइंट्स हैं। कभी भी क्रेन को ऑपरेट नहीं करना है एक लाइव वायर के नीचे। लाइव केबल जैसे हाई टेंशन, अगर कोई इलेक्ट्रिकल वायर है जिसके अंदर 100 के ऊपर या 200 मेगावाट तक की बिजली अगर सप्लाई हो रही है, तो वहां पे उन चीजों को, इलेक्ट्रिक लाइन को प्रभाव नहीं करना है, क्योंकि उसके 3 से 6 मीटर के दायरे में आने के अंदर अंदर ही आपको करंट लग सकता है और क्रेन के अंदर आग लग सकती है, तो उस एरिया से दूर रहना है। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, एक पहले ही बैरियर बना देंगे। एक बैरियर कैसे बनाया जा सकता है भाई, जैसे बैम्बू ले लिया, एक बल्ली ले ली, उसको अपना जमीन में गाड़ दिया और उससे पहले ही अप्रोच कर लिया कि यहाँ तक अगर मेरी क्रेन आएगी तो सेफ है और इसके आगे जाएगी तो अनसेफ है। तो एक एक विजिबल लेयर का, एक थिन लेयर का आपको ऐसे आप लगा सकते हो कि भाई ये एक सेफ्टी डिवाइडर आपका बन गया है, सेफ्टी बैरियर आपका बन गया। अगर कभी भी क्रेन को इलेक्ट्रोक्यूट हो जाती है क्रेन, अगर क्रेन का कोई भी पार्ट अगर लाइव वायर के साथ एक्सपोज हो जाता है या टच हो जाता है, तो आपको क्या करना है, क्रेन को नॉर्मल तरीके से नहीं छोड़ना है। जैसे आप नॉर्मल तरीके से, आपको क्रेन जब आप काम करके जब जाते हैं तो आराम से उतर के जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप, ऐसे आपको नहीं करना है। अगर ऐसा हो गया है तो आपको क्रेन के अंदर से जंप करना पड़ेगा।
और जैसे मेंढक जंप करता है ना, इस तरीके से आपको फ्रॉग जंप स्टाइल जो है उस फ्रॉग जंप टेक्निक को यूज करना पड़ेगा कम से कम 10 मीटर के दूरी तक, क्योंकि 10 मीटर के दूरी तक जमीन के ऊपर उसका इलेक्ट्रिक का असर हो सकता है। उसकी जो नेगेटिव और पॉजिटिव जो आयंस है वो दूर तक ट्रेवल करते हैं। तो 10-15 मीटर तक आप कोशिश कीजिए कि डड्डू चाल चले, जंप कर करके चले। तो डड्डू चाल जो होती है वो उसमें नॉर्मल आप खड़े होंगे और ऐसे ऐसे करके जंप करेंगे, ताकि दोनों के दोनों पैर आपके एक ही साथ आए। जैसे यहाँ पे आपने पैर रखा, फिर आगे गए, फिर आगे गए, फिर आगे गए। ऐसे ऐसे नहीं चलना है जैसे आप नॉर्मल स्पीड में चलते हैं। ऐसे ऐसे चलेंगे तो एक तरफ नेगेटिव आयन आ रहे होंगे, एक तरफ पॉजिटिव आयन, सर्किट कंप्लीट होगा और वहीं मर जाएगा इंसान। तो इसलिए इसको बोला जाता है कि भाई आपको ये चीज आपको करनी है और इसको सेफ्टी का आपको ध्यान रखना है। जितने भी ऑपरेटर भाई हैं उनको ध्यान रखना है कि आपके जो कैबिन है वो सेफ हो, उनमें किसी तरीके का कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन ना हो। और हमने कोशिश यही करनी है कि आपके जितनी भी शीट हैं, आपके जितने भी ग्लासेस हैं, वो सारे के सारे प्योर विजिबल हो। आपकी जिम्मेदारी है कि अंदर से और बाहर से उसको क्लियर करें आप, ताकि आपको सारी चीज साफ साफ दिखाई दे। आपको सबसे पहले अपना ग्राउंड सरफेस चेक करना है कि सरफेस की कंडीशन कैसे है, वहां पे आप लिफ्ट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। कोई ऐसा मूवमेंट तो नहीं बन पाएगा कि जिससे आपका जो लोड बेयरिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाए और आपके जो आउटरिगर है वो नीचे बढ़ जाए। अगर सरफेस वीक है तो उसको बढ़िया से कंपैक्शन करवाइए। कंपैक्शन का मतलब आप जमीन को खोद भी सकते हैं, खोद के बैकफिल करेंगे, वो वाला एरिया जो होता है उसकी जो कंपैक्शन लेवल होती है कम हो जाती है। अगर आप खोद रहे हैं, ऊपर की मिट्टी हटा रहे हैं, तो नीचे हार्ड मिट्टी मिलती है, वो आप कर सकते हैं। या फिर उसके ऊपर अलग से डावर डाल के, लोहे की शीट डाल के आप इसको एश्योर कर सकते हैं कि भाई हाँ ये आपका जब सही तरीके से हो गया है तो हमारा, अगर अच्छे से कंपैक्शन हो गया है तो एमएस की शीट लगा के, लोहे की मोटी शीट लगा के, चादर लगा के आप उससे काम कर सकते हैं। क्रेन की जो मूवमेंट है उसका पाथ भी आपको देखना है। जहां से आप सामान लेके जाने वाले हो, आपको लोड यहाँ से लेके दूर तक लेके जाना है। उस दौरान आपको पूरी की पूरी चीज चेक करनी है कि क्रेन का जो रास्ता है वो ठीक ठाक तो है। एक ऐसा ही एक्सीडेंट हुआ था, हम एक क्रोलर क्रेन को मार्च कर रहे थे, बारिश का टाइम था, धीरे धीरे मार्च करते करते वो एक ऐसे पॉइंट पे पहुंची जहाँ पे कि एरिया बैकफिल हो रखा था और ऐसे टेढ़ा हो गया वो। जैसे क्रोलर का जो पैड रहता है वो ऐसा हो गया टेढ़ा। फॉर्चुनेट हम अच्छे थे कि वो क्रेन कोलैप्स नहीं हुई, वहीं की वहीं रुक गई। ऑपरेटर इतना समझदार था कि जैसे ही पैड नीचे बैठने लगे उसने वापस रिवर्स ले लिया और क्रेन को बचा लिया गया। तो उस टाइम पे आपकी जो है सेंस जो है आपको करना है चीज़ों को, और कॉमन सेंस आपकी अच्छे से काम करनी चाहिए कि आप एक्सीडेंट को कैसे आप अवॉइड कर सकते हो। तो एक विजुअल इंस्पेक्शन आपको जरूर करना है लिफ्टिंग टूल टैकल का जब भी आप कभी काम शुरू करें। विजुअल इंस्पेक्शन आप कैसे कर सकते हैं, कोई भी स्लिंग है उसको आप ऐसे उठा के नेकेड आइज से आप चेक कर सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कहीं छोटा मोटा फाइल, तो मैग्नीफाइंग ग्लास भी आप यूज कर सकते हैं। अगर कोई डिफेक्टिव कंपोनेंट नजर आता है तो उसको यूज में मत दीजिए, उसको बंद कर दीजिए और उसको अपने सुपरवाइजर को दे दीजिए कि सर इसमें ये खराबी है, इसको हम लोग ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, इससे हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। जब भी कभी क्रेन को ऑपरेट करेंगे तो उससे पहले हम चेक करेंगे अपना जो ऑपरेटर का कैबिन है उसकी जो विंडोज है वो क्लीन है, आपकी विजिबिलिटी अच्छे से है, आप रिगर को देख पा रहे हो, आप लोड को देख पा रहे हो, आप लोड का जो पॉइंट जहाँ पे लोड को रखने हैं, उन पॉइंट को आप देख पा रहे हो, और वो आपको सही से प्रॉपरली नजर आना चाहिए। अगर वो आपको नजर नहीं आ रहा है तो आपके साथ दुर्घटना हो सकती है। सेफ लोड इंडिकेटर काम करना चाहिए। सेफ लोड इंडिकेटर का काम क्या रहता है कि जैसे ही आप लोड के ऊपर जाओगे तो ऑटो कट मार जाएगा वो, तो वो एक ब्रेक की तरह काम करता है। आपका जो सेफ लोड इंडिकेटर है वो बराबर सही तरीके से काम करना होना चाहिए, आपके जो ब्रेक्स हैं वो अच्छे से काम करने चाहिए, आपका जो हुक है उसके अंदर हुक लैच होना चाहिए जिसके स्प्रिंग वगैरह प्रॉपरली अटैच्ड हो और वो फ्रीली काम करे, और जब भी आप कोई स्लिंग उसके ऊपर डाले तो वो तुरंत वहां पे लॉक हो जाए। ऐसा करके आप अपनी स्लिंग अपने लोड को डिस्ट्रैक्ट होने से बचा सकते हो। उसके बाद लोड चार्ट आपको पढ़ना आना चाहिए। जितने के क्रेन रहती है उन सब के अंदर, कैबिन के अंदर ही एक लोड चार्ट लगा रहता है। ऑपरेटर को उससे फेमिलियर होना चाहिए कि हमारा जो लोड चार्ट है वो कैसा है, किस तरीके से डिजाइन किया गया है, कितने पॉइंट पे मैं कितना लोड उठा सकता हूँ। जब भी कभी आउटरिगर की आपको जरूरत पड़े तो आप चेक कर लीजिए कि आउटरिगर अच्छे से काम कर रहे हैं, उनके अंदर कोई लीकेज तो नहीं है, कोई ऐसे पॉइंट तो नहीं है कि भाई जिससे कोई लीकेज डेवलप हो गई है। अगर कोई लीकेज है, कहीं से डीजल लीक हो रहा है, ऑयल लीक हो रहा है, या हाइड्रोलिक हॉजेस कोई लीक हो रहे हैं, तो तुरंत रिपोर्ट कीजिए अपने मैकेनिकल इंजीनियर को, अपने P&M डिपार्टमेंट को कि सर ऐसे ऐसे इसमें प्रॉब्लम आ रही है, बताइए मैं क्या करूँ। और इंश्योर करना है कि प्रॉपर लुब्रिकेशन ही यूज करें। लुब्रिकेशन आप कहाँ पे यूज करेंगे, जितने भी आपकी जो स्लिंग्स हैं उनके अंदर भी हम लुब्रिकेट करते हैं, तो केमिकल कंपाउंड्स उसके अंदर डाले जाते हैं ताकि वो मजबूत रहे और उसके अंदर पूरा लुब्रिकेशन रहे, कोई लोड जो हैवी लोड आए तो उसके ऊपर उसको टेंशन ज्यादा ना आए। उसके बाद अगर आपकी क्रेन में एविएशन लाइट है, एविएशन लाइट का मतलब होता है जो जो अगर हवाई जहाज जो अगर दूर से आएगा तो उसको पता लगेगा कि यहाँ पे कोई क्रेन है।
तो हमारी जो एविएशन लाइट होती है वो जलती बुझती रहती है, क्योंकि हम हमारा जो स्टेबिलिटी है ना वो आज यहाँ पे है, आज हम इंदौर में काम कर रहे हैं, कल बेंगलोर में काम करेंगे, परसों कहीं और काम करेंगे, तो हमारी जो क्रेन है वो मूवमेंट होती रहेगी। तो हमारी जो एविएशन लाइट है उसकी भी एक जिम्मेदारी है कि भाई हमारी जो लाइट है वो जलती बुझती रहेगी, कि वो स्टेबल नहीं है, आज यहाँ रहेगी कल किसी और चली जाएगी। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स है उनके अंदर स्टेबल लाइट रहती है, क्योंकि वो बिल्डिंग वही रहेगी, एक ही जगह पर रहेगी। तो एविएशन लाइट का बहुत अच्छा पर्पज है, उसको आपने देख के अपनी क्रेन के अंदर जरूर उसको लगाना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है छोटे छोटे जो हेलीकॉप्टर होते हैं, छोटे जो प्लेन होते हैं, वो ग्राउंड के थोड़ा नीचे ही चलते हैं लेवल पे, तो वो आके टकरा सकते हैं आपकी क्रेन के साथ, अगर उसके अंदर एविएशन लाइट नहीं होगी तो। फॉलो करने हैं मैन्युफैक्चरर के इंस्ट्रक्शन, जो कि इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, जैसे जैसे हमने बताया कि फर्स्ट पार्टी जो होता है वो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर होता है जिसने क्रेन बनाई है। जब भी आप कोई क्रेन, कोई मशीन, कोई कार, कोई बस, कोई कोई बाइक खरीदते हो, तो उसके साथ एक मोटी सी बुक आती है जिसके अंदर दिखाया जाता है कि भाई ये आपकी बुक है, इसके अंदर आपको ये सर्विस करनी है, 1000 किलोमीटर पे आपको सर्विस करनी पड़ेगी, फिर क्लच चेंज कराना पड़ेगा, ब्रेक पैड चेंज कराना पड़ेगा, एक एक चीज लिखी रहती है। ऐसे ही बड़ी बड़ी जो क्रेनें होती हैं उनके साथ भी मैनुअल्स आते हैं, आप मैनुअल पढ़िए, उसके मैनुअल के अंदर आपको बहुत सारी चीजें तैयार मिल जाएंगी, कितने घंटे पे क्या करें, कितने घंटे पे क्या करें, सब चीज उसके अंदर प्री डिफाइंड है। आपको जब भी कभी बहुत ज्यादा तेज हवा चल रही है तो क्रेन को ऑपरेट नहीं करना है, जब भी कभी क्रेन ऑपरेट करेंगे तो हम लोग कोशिश करना है कि जो हमारा होस्ट जो है, हमारा जो बंडल है, उसकी पूरी की पूरी रोप जो है सारी की सारी बाहर ना निकाले, ड्रम के अंदर कम से कम 3 लेयर रोप की रहनी चाहिए, ताकि इमरजेंसी के साथ में आप उसको यूज कर पाओ और आपके साथ कोई इमरजेंसी ना हो। जब बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे आ जाता है तो बिल्कुल जो स्टैंड पॉइंट होता है वहां पे आपको लोड पड़ता है। जब भी कभी लिफ्ट को जब लोड को जब लिफ्ट करेंगे तो हम ये कोशिश करेंगे कि कभी भी क्रेन को ओवरलोड नहीं करना है, मतलब 50 टन की आपकी कैपेसिटी है तो 50 टन से ज्यादा नहीं उठाना है, 50 टन अगर सेफ वर्किंग लोड है तो कोशिश करें 40 तक ही उठाएं, इसके ऊपर नहीं जाना है। 50 का है तो 60 55 ऐसे नहीं करना है, 0 0 में कभी भी नहीं जाना, चाहे कोई भी कुछ भी कहता रहे, आपको सबसे पहले अपनी जान बचानी है। बहुत सारे एक्सीडेंट ऐसे होते हैं, आपने देखे भी होंगे, क्रेन ऑपरेटर खुद ही मारे जाते हैं काम करते हुए, तो आपको सबको ध्यान देना है और अपने ऑपरेटर्स को बताना है, अपने रीगर और हेल्पर सुपरवाइजर को बताना है। जितनी भी स्लिंग्स हैं, शैकल्स हैं, डी शैकल्स हैं, उनको अच्छी तरीके से कनेक्ट करेंगे, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होना चाहिए कि आपने लूज छोड़ दिया, क्योंकि वो अगर लूज छोड़िए तो जैसे ही लोड उसके ऊपर आएगा तो वो खुल सकता है और लोड नीचे गिर सकता है। तो हमने अप्रोप्रिएट टाइप की स्लिंग यूज करनी है ईच लोड के लिए, और इंश्योर करना है कि सारी की सारी हुक्स स्लिंग्स अटैच हैं, वो प्रॉपर तरीके से एंकर्ड है, अच्छी से बंधी हुई हैं, ताकि उनके अंदर कोई स्लिपिंग या रोलिंग का उससे उसको बचाया जा सके। ये आपको लिफ्टिंग के दौरान ये करना है। जितनी भी स्लिंग्स हैं उसको चेक करेंगे कि उसमें कोई ट्विस्ट तो नहीं है, जब लिफ्टिंग कर रहे हैं उस टाइम पे कोई पहले कोई ऐसा क्रैक तो नहीं था, कोई कोई ट्विस्ट तो नहीं, कोई बेंड तो नहीं आया हुआ है, तो उसको अगर ऐसा है तो उसको हटा देंगे। जब भी हम कभी लोड को उठाते हैं तो पहले थोड़ा सा 2 4 इंच ऊपर उठाएंगे, ताकि आपको पता लगे कि आपका लोड जो है वो अनइवन तो नहीं है। कई बार क्या होता है, हम लोड उठाते हैं तो एक तरफ से ऊंचा उठा होता है, एक तरफ से नीचा उठा रहता है, तो वो एक रिस्की कंडीशन है। तो ऐसे हमने नहीं करना है, हमारे लोड को हमेशा बैलेंस रखना है लिफ्टिंग के दौरान। जब भी कभी हम लोड प्रोसीड करेंगे, लिफ्ट करेंगे, रेज करेंगे लोड को, तो हम कुछ इंचेस उठाएंगे, पहले चेक करेंगे सारी चीज़ों को, कोई स्लिंग के अंदर हमारा ट्विस्ट तो नहीं है, कोई टर्न तो नहीं है, कोई एक जगह पे कोई निशान तो नहीं है। कई बार क्या होता है, हमने कई देर तक एक जगह पे स्लिंग को लगा के रखा तो उसी पे निशान पड़ जाता है, वैसा उस निशान को अवॉइड करने के लिए, वो भी एक क्रेन को डैमेज करने के लिए इनफ होता है। तो क्रेन की जो चेन है, आउटरिगर्स हैं, वो ऐसी तो नहीं है कि कहीं सिंक हो रहा है, ग्राउंड के अंदर बैठ रहा है, आउटरिगर जो है, चेन पैड जो है, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो तुरंत ऑपरेटर को बताना है। अगर आप नीचे भी खड़े हो तो ध्यान देना है कि भाई कोई भी चीज, जब भी जो ऑपरेटर के साथ में जो आदमी रहते हैं, जैसे ही लिफ्टिंग शुरू होती है थोड़ा सा वो ऊपर गए तो चारों के चारों आउटरिगर उसको चेक करने हैं कहीं से नीचे तो नहीं बैठ रहे हैं। अगर नीचे बैठ रहे हैं तुरंत उसको इशारा कर देना है कि सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रही है, आप रुक जाओ, तो लोड को वहीं ड्रॉप कर दो, क्योंकि अभी आपका लोड 4 इंच ही ऊपर उठा है, गिरेगा नहीं, आप आराम से छोड़ दोगे उसको, लो हो जाएगा वो। लेकिन अगर आपने शुरू में ही 5 मीटर उठा दिया और अब एकदम से आउटरिगर बैठ गया तो क्रेन का क्या हाल होगा आपको जान सकते हो। तो लोड जो है हमेशा इमोबाइल रहना चाहिए, विदाउट स्विंग, मतलब इमोबाइल का मतलब स्टेबल रहना चाहिए, आपका घूमना नहीं है लोड, जब तक आप ना चाहें जब तक आपका लोड नहीं घूमेगा। अगर घुमाएंगे भी तो हल्की स्पीड से घुमाएंगे, ताकि क्रेन के अंदर एकदम से जर्क ना आए। तो क्रेन की जो बॉडी है वो स्टेबल होनी चाहिए, ना तो वो आगे को झुकनी चाहिए ना पीछे को झुकनी चाहिए। कई बार देखा गया है कि जैसे आप लोड उठाते हो और लोड बहुत ज्यादा होता है तो आगे की तरफ से क्रेन झुक जाती है, पूरा का पूरा जो लोड होता है वो बूम के ऊपर आ जाता है, उस दौरान बूम टूट भी सकता है अगर आप हैवी लिफ्ट कर रहे हो तो।
कई बार ऐसे आपने देखा होगा हाइड्रा के साथ, जब हम लोग हाइड्रा के साथ कोई नेल मारा हुआ है, हम पिक एंड कैरी क्रेन यूज करते हैं हाइड्रा, उसके साथ कोई नेल मारी है उसको निकाल रहे हैं, या बैरिकेड बोर्ड को हम निकालते हैं, तो भी क्या होता है ना, पूरा का पूरा क्रेन एक तरफ झुक जाता है आगे, क्योंकि पूरा का पूरा लोड आ रहा है। इस दौरान आपका हुक बेंड हो जाता है, टूट जाता है, बहुत बार ऐसा केस हुआ है। तो इसको निकालने के लिए थोड़ा ध्यान दें, अगर आपको निकालना भी है तो अच्छे से निकालें, और कम से कम लोड आपके ऊपर आए ऐसा आप मेंशन करें। आपके क्रेन के अंदर आउटरिगर दिए हुए हैं, आउटरिगर को फुली एक्सपेंड कर दें, ताकि जो लोड है वो टायर्स के ऊपर ना है, पूरा का पूरा लोड आउटरिगर्स पे और स्लिंग्स पे आके आपको फ्री कर दे। बूम एंगल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बूम एंगल हमेशा अप्रोप्रिएट होना चाहिए लिफ्ट के लिए, कम ज्यादा नहीं होना चाहिए, बराबर मात्रा में होना चाहिए। एक नोट है, अगर ये ऊपर वाली कोई भी आपको चीजें दिखाई देती हैं तो उन दौरान आपको लिफ्ट नहीं करनी है। आपने आइडेंटिफाई करना है चीजों को, रेक्टिफाई करना है। जब भी कभी आप लोड उठा रहे हैं तो उसके पहले ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, ये स्पेशल नोट आपको दिया जा रहा है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगे तो आपको काम करना ही नहीं है। स्नैच लिफ्टिंग हम लोग झपट्टा जैसे मारते हैं ना, हम लोग लोड को ऐसे नहीं करना है, लोड को ऐसे खींच के अपने पास नहीं लेके ना। लोड सिर्फ क्रेन हमारी लिफ्टिंग के लिए है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे जा सकती है। अगर आप झटका मारेंगे तो क्रेन के ऊपर जर्क लोड आएगा, जिससे क्रेन आपकी कोलैप्स हो सकती है। कभी भी लोड को, सस्पेंडेड लोड को ऐसे ही नहीं छोड़ना है। कई कई बार ऐसा होता है, आपने लोड को उठा लिया, क्लाइंट आया, बोलो नहीं 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 नहीं, अभी रुक जाओ, अभी अप्रूवल नहीं आया है, अभी मेथड स्टेटमेंट नहीं हुई है, अभी रिस्क असेसमेंट नहीं बनी है, अभी ये बना है वो बना है। उस दौरान आपका जो लिमिट है वो 1 घंटा, 50, 15 मिनट, 20 मिनट ऐसा ही आप उठा सकते हो। उसके बाद अगर आप फुल डे अगर रख दोगे तो आपकी चैन, आपकी स्लिंग, आपका ड्रम, जहां पे भी आपके हुक के अंदर से जितनी भी उसने लपेटे लेंगे वहीं के ऊपर किंक बन जाएंगे, वहीं पे वो आपकी स्लिंग जो है और रोप, वायर रोप जो है खराब हो जाएगी। उसको ज्यादा देर तक रहना नहीं है उसके अंदर, आपके ज्यादा वो आएगा, खिंचाव आएगा, और आपकी जो स्लिंग है वो खराब हो जाएगी। क्रेन को धीरे धीरे मूव करना है, स्लोली स्लोली चलना है, हमने मेंटेन करना है कि क्रेन आपके कंट्रोल में रहे और स्टेबल रहे। स्टेबल का मतलब गिरे ना, और अच्छे से काम करे, अच्छे से रहे। उसके बाद आपने लोड को जब घुमाना है तो ध्यान देना है कि लोड को जब उठा रहे हो तो डबल टैग लाइन यूज करना है, एक आगे और एक पीछे, दोनों तरफ से मजबूत लोग उनको पकड़ेंगे। अगर हैवी लोड है तो दो दो तीन तीन भी आपको लगा सकते हैं आप गाई रोप के साथ आदमी, और अगर हल्का फुल्का लोड है तो एक दो आदमी भी काम कर सकते हैं। जो भी आपके आने जाने के रास्ते हैं क्रेन के जाने से पहले वो क्लियर हो जाने चाहिए, उसमें किसी तरीके की कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होने चाहिए। हमारे जो इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करना है, और ऑथराइज सिग्नलर ही सिग्नल देगा खाली, जिसको काम आता है। ऐसा नहीं कि सभी के सब लोग अरिया हाफिज करने लगे, वो एक गलत चीज होती है। जितने भी हुक हैं, जितने भी जो हुक के ऊपर जो लोड आने वाले हैं वो हमेशा विजिबल होने चाहिए। क्रेन ऑपरेटर को लोड दिखाई देना चाहिए, सिग्नल मैन दिखाई देना चाहिए। अगर दोनों के दोनों हैं, अगर आपको लोड नहीं दिखाई दे रहा, लोकेशन नहीं दिखाई दे रही आपको कहाँ पे देनी है, तो कम से कम आपको सिग्नलर तो दिखना चाहिए, ताकि उसके साथ आपका आई टू आई कॉन्टेक्ट बना रहे कि आप कहाँ पे आपका लोड लेके जाने वाले हो। उसके आपके बाद जो सिग्नलर है वो एक्स्ट्रा कोशिश होगा कि उसको इतना समझदार, इतना सचेत होकर रहना पड़ेगा कि अगर कोई भी स्टेप गड़बड़ा रहा है, कोई भी दिक्कत हो रही है, तो आगे पीछे चलते हुए पूरा ध्यान देना है कि वो कभी खुद चपेटे में ना आ जाए। कई बार ऐसा देखा गया है कि मूवमेंट के दौरान सिग्नलर जो होते हैं या रिगर जो होते हैं वही चपेटे में आ जाते हैं। तो एक अप्रोप्रिएट बूम एंगल आपको मेंटेन करना है। बूम एंगल जब हमने, एक और वीडियो है वो आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कितने डिग्री एंगल पे उठाएंगे तो कितना सेफ रहेगा। तो लोड जो है अगर बहुत ज्यादा हैवी है तो किसी ऑब्जेक्ट को हिट कर सकता है, किसी इक्विपमेंट को लग सकता है, कोई मूवमेंट के साथ में कोई दिक्कत हो सकती है। तो कभी भी जब किसी लोड को उठाएंगे तो स्मूथली उठाएंगे, ताकि झटकों से जो अचानक लगने वाले हैं उससे बचा जा सके। उसके बाद सरफेस कंडीशन को चेक करना है कि कैसी सरफेस कंडीशन है आपकी। जो सरफेस कंडीशन है वो अच्छी तरीके से है। अगर लोड ऐसा है जो स्टेबल है, या लोड बहुत लंबा है, डेलिकेट लोड है, तो उसको फ्लैट सरफेस पे रखना है, स्मूथ सरफेस पे रखना है। अगर अनडुलेटेड जगह पे रख दिया, अनइवन सरफेस पे रख दिया, तो हो सकता है उसकी स्टेबिलिटी, इंटीग्रिटी खराब हो जाए, खत्म हो जाए। क्रेन को जो है पोजीशन करेंगे तो करेक्टली करेंगे, ऐसी जगह पे करेक्ट करेंगे जहाँ पे कोई नदी नाला तालाब या कोई कलवर्ट वगैरह ना हो। आपका जो आउटरिगर है वो ऐसी जगह पे आएगा जहाँ पे हार्ड सरफेस हो। तो ये आपको ध्यान देना है। लोड को सेफली लोअर करेंगे, आराम से लोअर करेंगे, और टैग लाइन हमेशा यूज करेंगे, और दोनों तरफ में टैग लाइन यूज करेंगे, ताकि आपका जो लोड है उसको अच्छे से डायरेक्ट किया जाए, उसके लोड फ्रीली कहीं भी ना जाए। जेंटली लोड को रखेंगे, ऐसा नहीं कि काम खत्म हो गया तो लोड को ड्रॉप करो, चलो अपना काम बन गया तो काम खत्म कर देते हैं, नहीं। वो आपने लोड को आराम से लोअर करो, सिग्नलर को बोलो लोड पूरा प्रॉपर ड्रॉप हो चुका है, अब आप जाके स्लिंग और शैकल खोल सकते हो। जब तक उसके ऊपर स्ट्रेस है, जब तक उसके ऊपर लोड है, आपको वो खोलना ही नहीं है। नहीं तो क्या होगा, आपका जो सिग्नलर है, आपका जो रिगर है, उसको भी चोट लग सकती है, क्योंकि वो टाइट होगी उस टाइम पे, तो उस टाइम पे आपको ध्यान देना है। स्लिंग्स को क्या क्या देखना है, स्लिंग्स
के ऊपर लोड पूरा का पूरा आना चाहिए। आपने दो स्लिंग ली, एक स्लिंग 40 डिग्री के एंगल पे है, एक स्लिंग 30 डिग्री के एंगल पे है, ऐसा नहीं चलेगा। दोनों की दोनों जो है अच्छे से होना चाहिए ताकि आपका लोड जो है बराबर हो। लोड दाएं बाएं नहीं होगा, ऐसे ऊपर नीचे लोड को नहीं होना चाहिए, वरना बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। सॉफ्ट वुड पैडिंग जो है अगर हम हमारे पास अगर अवेलेबल है, तो जैसे पुराना रबड़ है, पुराना कोई टायर है, उसकी कोई शीट है, तो उसको हम लोग स्लिंग के साइड में लगा देंगे, ताकि वायर रोप स्लिंग है, चैन स्लिंग है, उसके साइड में लगा देंगे, तो कि जहाँ पे शार्प एजेस है उससे बचा सके उसको, हमारी जो स्लिंग है, हमारी जो वायर रोप है, उससे बच के रह सके, वो कटे ना। तो अगर कोई ऐसी चीज होती है, कभी कभी हम क्या देखते हैं कि भाई स्लिंग को छोटी करने के चक्कर में क्रेन की हुक से 2-3 बार ऐसे लपेटे मार देते हैं। वो लपेटे बिल्कुल भी नहीं मारने हैं। वो जैसे ही वो लपेटे मारोगे, उसी पॉइंट से आपकी जो स्लिंग है वो डैमेज हो जाएगी, टूट जाएगी, और वो आपका लोड गिर जाएगा। और नीचे कोई अगर आदमी होगा तो राम नाम सत्य है, उसका होना तय है। तो कभी भी लोड को रेस्ट नहीं करेंगे वायर रोप के ऊपर, ये क्रश कर सकता है स्ट्रैंड को। जो भी हम अब लोड है अगर स्लिंग के ऊपर ही छोड़ दिया, इसीलिए हम लोग जैसे ही लोड रखते हैं, लोड रखने के पहले नीचे पैकिंग कर लेते हैं, ताकि आपके स्लिंग्स के ऊपर लोड कम आए। हमने कई बार देखा है कि जैसे ही काम खत्म हो जाता है तो स्लिंग वहीं पड़ी रहती है। स्लिंग्स बहुत ज्यादा हैवी है, मान लीजिए आपने 50 टन का 100 टन का कोई माल उठाया, तो उसके लिए हैवी स्लिंग आपकी लगती है। कई बार क्या देखा गया है, जेसीबी के बकेट में फंसा है और उसको खींच के लेके जा रहे हैं, नीचे रगड़ते हैं, गड़ 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 गड़, नीचे चिंगारियां उठती जा रही हैं, वो खराब खराब हो रही है आपकी स्लिंग। ऐसा बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना है, बिल्कुल भी अलाउ नहीं करना है। उसको तुरंत हटाना है और उसको इमिडिएटली रिमूव कर देना है। आपकी स्लिंग जो है वो खराब हो चुकी है, ऐसे बिल्कुल भी अलाउ नहीं करना है। कॉमन जो है साइंस क्या है वायर रोप डैमेज होने की, किंकिंग। किंकिंग का मतलब ट्विस्ट हो जाना, बेंड हो जाना, और उसके जो पॉइंट्स है वो लूज हो जाना, उसके जो पॉइंट्स है वो ढीले हो जाना, कमजोर पड़ जाना। क्रशिंग। क्रशिंग का मतलब कोई एक्सेसिव लोड आ गया, एक्सेसिव प्रेशर की वजह से बहुत देर तक आपने होल्ड रख दिया, 2 दिन तक लोड एक जगह पे रखा हो, तो ऐसी ही शेप बन जाएगी स्लिंग की जहां से आपने लोड रखा हुआ है। उसके बाद अनस्ट्रैंडिंग है, जो सेपरेशन ऑफ स्ट्रैंड है। स्ट्रैंड जो होती है, अभी फोटो दिखाऊंगा आपको कैसे होता है, केबल वायर रोप स्ट्रैंड कैसा होता है, तो वो दिखाएंगे। अगर उसके अंदर दिक्कत आ रही है तो भी आपने उसको यूज नहीं करना है। बर्ड केज का मतलब होता है भाई एक जगह से गुच्छा सा बाहर निकल आया, बल्जिंग होगी, बल्जिंग पेट सा निकल आया क्रेन का। क्रेन का अगर पेट निकल आया तो मतलब आपकी जो स्लिंग है वो खराब हो गई है, आपकी वायर रोप स्लिंग का पेट निकल गया है, मतलब खराब हो गई है वो। तो अगर ऐसी चीज हो जाती है तो आपकी अनसेफ है, वो उसको आपने यूज नहीं करना है। मेन स्ट्रैंड जो है वो डिस्प्लेस हो गया, मतलब मिसअलाइनमेंट हो गया। जो ऐसे ऐसे देख रहे थे आप, जो लपेटे एक दूसरे के ऊपर रस्से की तरह बने हुए हैं, वो एक दो रस्से खुल गए हैं, मिसअलाइनमेंट हो गई है, तो भी वो खराब हो गया है। वो ज्यादा लोड की वजह से, ज्यादा खिंचाव की वजह से कई बार ऐसा हो जाता है। हमने देखा था एक बार ऐसा हुआ कि एक 50 एक्सीडेंट हो गया रोड के ऊपर। तो एक टीएम जो है वो फंस गया था, उसको उठाने के लिए 10 टन की स्लिंग से 30 टन का जो है आपको टीएम उन्होंने हटा दिया। तो क्या हुआ, वो जो स्लिंग है वो उसके हुक वगैरह सारी चीज खुल गए और वो खराब हो गया। फॉर्चुनेट ये थे कि वो टूटी नहीं उस टाइम पे, एक्सीडेंट के टाइम वो काम हो गया इमिडिएटली। तो इन सब चीजों को अवॉइड करना है, जल्दीबाजी में ऐसे ऐसे हादसे बड़े दे होते हुए देर नहीं लगती है। रोप का डायमीटर कम हो गया, आप रोप का डायमीटर चेक करेंगे किसी भी पॉइंट से, अगर आपको 1/3 डायमीटर कम लग रहा है तो आपको तुरंत उसको रिजेक्ट कर देना है, यूज नहीं करना है। अनइवन आउटर स्टैंड हो गए हैं, आउटर स्टैंड जो है बाहर के जो स्टैंड निकले रहते हैं वो अनइवन हो गए हैं, ऊपर नीचे हो गए एक दूसरे के, या इधर उधर घुस गए हैं, तो भी खराब हो गई है। ब्रोकन कट लग गए हैं स्टैंड के अंदर, कट गई है कहीं से लोड गिर के, या ऊपर से कोई हैवी ऑब्जेक्ट आपने डाल दिया, या खींचा आपने, खींचने के दौरान कट गए, टूट गए, तो भी आपको वो खराब हो जाएगा। कोरोजन लगा हुआ मतलब जंग लग गया, जहां से जंग लग जाता है वहां पे वायर रोप स्लिंग आपकी टूटने का खतरा ज्यादा हो जाता है, तो आपने वो चीज देखनी है। अगर इस तरीके के कोई भी डिफेक्ट आपके स्लिंग के अंदर नजर आ रहा है तो उस आपको तुरंत आपने उसको हटा देना है। तो ये आपको वायर रोप का इंस्पेक्शन करना है उन सब को देखने से पहले। फॉलोइंग कंडीशन है, अगर आपकी गाइडेंस के लिए बताया जाता है कि ये भाई गाइडलाइन है, आपको क्या करना है वायर रोप के अंदर। अगर जैसे ये है ब्रोकन वायर है 6, अगर रैंडमली जो ब्रोकन वायर जो है ब्रोक हो गई हैं, तो उसको रिजेक्ट कर देना है। 3 ब्रोकन वायर एक सिंगल स्ट्रैंड के अंदर, एक सिंगल स्ट्रैंड में 3 वायर अगर टूट गई हैं तो भी उसको रिजेक्ट कर देना है। कोर डैमेज हो गया है, कोर मतलब बीच वाला जो है वो कोर डैमेज हो गया है, एक से ज्यादा हो गया तो भी इसको रिजेक्ट कर देना है। एक्सेसिव वियर मतलब एक्सीडिंग हो गया, 1/3 से ज्यादा ओरिजिनल डायमीटर से अगर कम हो गया तो भी उसको रिजेक्ट कर देना है। उसके अंदर किंकिंग हो गया, क्रशिंग हो गया, बर्ड केज हो गया, और एनी और तरीके की जो डिस्टॉर्शन है वो भी अगर आ गई तो भी आपको रोप को हटा देना है। इसकी रोप की इंटीग्रिटी आपकी खत्म हो चुकी है, वो काम नहीं करेगा। हीट डैमेज, आपने बहुत दिन से धूप में डाल के रखी हुई है तो भी आपकी जो स्लिंग है वो खराब हो जाती है, उसकी जो नमी होती है वो निकल जाती है, ऐसे में आपकी जो लोड कैपेसिटी होती है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। चलिए अब देखते हैं कुछ फोटोग्राफ्स, उसमें आपको देखने को मिलेंगे भाई कैसे कैसे आपको चीज़ों को देखना होता है, क्या क्या हम लोग गलती कर देते हैं कई बार।
तो ये जो कुछ कंडीशन है वायर रोप की, जैसे कोरोजन हो गया तो उसको तुरंत हटा देना है, किंग्स बन गए मतलब बेंड हो गए तो उसको हटा देना है, फटीग मतलब रिपीटेड स्ट्रेस, एक ही स्लिंग को आप बार बार यूज करे जा रहे हैं सेम काम के लिए, तो भी वो खराब हो जाती है। तो उसकी रिपीटेशन सेट कर लेनी है कि इतनी के बाद उस यूज को यूज करना ही नहीं है। ड्राइंग आउट, लुब्रिकेशन, लुब्रिकेशन खत्म हो चुका है। आपने देखा होगा क्रेन के अंदर जितना भी आपका वायर रोप लगा रहता है, वो वायर रोप के अंदर हम लोग एक निश्चित दिन को हम लोग पूरा का पूरा केमिकल कंपाउंड डालते हैं, उस दिन पूरी की पूरी स्लिंग आपकी काली काली हो जाती है, ऑयलिंग की जाती है उसकी, ताकि अंदर तक उसके लुब्रिकेशन पहुंच जाए और आपकी जो स्लिंग है वो सेफ रहे, आपकी जो वायर रोप है सेफ रहे। अगर वो भी सूख गई है धूप में पड़े पड़े तो वो भी खराब हो गई। कई बार बारिश, आंधी तूफान, गर्मी, सर्दी में ऐसे ही पड़ी रहती है सालों सालों तक, तो ऐसे में खराब हो जाती है, उसको चेंज ही करना पड़ता है। ओवर बेंडिंग मतलब आपने बहुत ज्यादा उसके ऊपर अनइवन टेंशन आ गया उसके ऊपर तो भी वो खराब हो जाएगी। कटिंग हो गई है, डैमेज हो गई है ड्रैगिंग करने से, खींचने से, तो इस इसके दौरान आपको तुरंत अगर ऐसी कोई चीज पाई जाती है तो आपको वायर रॉप स्लिंग को तुरंत चेंज कर देना है। तो ये आपका उसका हो गया। उसके बाद ये है हुक। हुक में आप क्या क्या चीज चेक करेंगे? ऊपर वाला पॉइंट, उसका आप जरूर चेक करेंगे उसमें कोई डिफॉर्मेशन तो नहीं है, कहीं से कोई जंग तो नहीं लग गया है, कोई क्रैक तो नहीं आ गया है, तो नंगी आंखों से दिखाई नहीं देगा, मैग्नीफाइंग ग्लास लेके उसको आप चेक करेंगे तो मिल जाएगा। जो ट्विस्टिंग है, जहाँ से पॉइंट ट्विस्ट होता है वहां पे चेक करेंगे कि वहां पे कोई क्रैक तो डेवलप नहीं हो रहा है, तो उसको भी आप उससे चेक करेंगे। उसके बाद कोई क्रैक है तो कोई चेक करना है उन सब चीजों को। हुक में कहीं भी चारों तरफ अगर कोई हल्का सा भी निशान मिल जाए तो उसको चेक करना है। कई बार हम लोग क्या कर देते हैं, कलर कोडिंग का डे आता है, तुरंत मारा और नया पेंट मार दिया। जैसे ही हम लोग नया पेंट मार रहे हैं उसके अंदर हमारा जो क्रैक्स वगैरह है सबके सब छुप जाते हैं, किसी दिन बड़ा हादसा हुआ है। जब भी कभी पेंट मारें तो कलर जब मारेंगे, जब टीपीआई टेस्टेड हो जाएगा, बाहर वाला आके थर्ड पार्टी उसको देख लेगा कि ये अच्छा है, तभी उसके ऊपर पेंट करना है, वरना पेंट नहीं करना है। किसी दिन बड़ा हादसा इससे हो सकता है। हुक लैच वगैरह आपका प्रॉपर होना चाहिए। ये देखिए लोड, ये एंगल है, जब आप 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं तो 100% आपकी वेट कैपेसिटी होती है, जब आप 85 पे जाते हो 99% सिक्स हो जाती है, और जब आप 30 डिग्री के ऊपर जाते हैं तो आपकी जो स्लिंग है उसकी कैपेसिटी सिर्फ 50% रह जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका 10 टन की स्लिंग है तो इस दौरान जब आपका 30 डिग्री का आप एंगल मेंटेन कर रहे हो तो वहां पे सिर्फ उसकी 5 टन की कैपेसिटी बच गई है। तो आप देख लीजिए क्या करने वाले हैं। ये एक वायर रोप है। वायर रोप के नंबर 1 पॉइंट देखिए नीचे दिखा रहा है, नियर नीचे पूरी की पूरी को वायर रोप बोलते हैं। सेकंड नंबर है कोर। कोर देखिए आपको सबसे ऊपर दिखा रहा है आपको कोर, जो बीच का जो पॉइंट होता है उसको कोर बोलते हैं। 3 नंबर पे है स्ट्रैंड। स्ट्रैंड जो मतलब एक कोर को जो बना के स्ट्रैंड बना हुआ है, उसके बाद में कई सारे स्ट्रैंड मिलके एक वायर बनती है, और उसके बाद 5 जो सेंटर वायर बनती है। तो ये सब चीजें आपको देखनी है। वायर रोप क्या होता है, बहुत सारे स्ट्रैंडों का एक मिक्सर होता है, बहुत सारे स्ट्रैंड मिलके एक वायर रोप एक स्लिंग को तैयार करते हैं। तो ये चीज देखना, आप इसकी फोटो वगैरह अपने पास में रख सकते हैं। जब भी कभी ऐसा क्लैंप चेक करेंगे, जब भी कभी ऐसी स्लिंग चेक करेंगे, और तो उनके ऊपर ये देखना है, ये कुछ पॉइंट्स लिखे होते हैं आपको, ताकि पता लग जाता है कि आपका वर्किंग लोड क्या है और सेफ लोड क्या है। वर्किंग लोड है 2000 kg, वो उसके ऊपर आप स्लिंग के ऊपर देख रहे हैं, उसमें भी लिखा हुआ है कि आप कैसे अगर कौन सा डिग्री एंगल मेंटेन करेंगे तो आपको क्या क्या कैपेसिटी मिलेगी। तो वर्किंग लोड आपको शेकल पे, डी शेकल पे ऐसे गुदा हुआ मिलता है। इसको हम लोग पेंट कर करके, कर करके पूरा छुपा देते हैं, कुछ भी दिखता नहीं है। ये 10-15 रिपीटेशन के बाद में ना इसका आपको डिफॉर्मेशन दिखाई देगा और ना आपको वो दिखाई देगा। जब भी कभी ये पेंट करे तो एक स्पेशल टेक्निकल आदमी ही इसको पेंट करे, उसको देखे, अच्छे से चेक करे, अगर वो दिख रहा है सही है, बढ़िया से, कोई क्रैक नहीं है, तो ही आपको उसको देना है, नहीं तो उसको नहीं देना है। उसके बाद जैसे ही साइकिल का हमारा स्क्रू हमारा या पिन हमारी खराब होगी तो कोई भी नट बोल्ट उसके अंदर डाल देते हैं, बिल्कुल रिस्की है। एक नट बोल्ट की कैपेसिटी लोड बेयरिंग कैपेसिटी नहीं है, ये अलग से मेटल आती है जिसका काम सिर्फ और सिर्फ लोड को गाइड करने का होता है। ये देखिए शैकल के अंदर से कैसे स्लिंग लगा रखी है। ऊपर की जो स्लिंग लगाने का तरीका है मास्टर रिंग के साथ में वो सही है, डायरेक्ट हुक के अंदर इतनी सारी स्लिंग्स एक साथ में नहीं डालते, वो जो आई है उसकी खराब हो जाएगी और टूट जाएगी। कई बार ये देखा गया है कि जब भी कभी ऐसे लिफ्टिंग करते हैं तो हमारी जो अगर 4 लेग की स्लिंग है तो 2 लेग एक्स्ट्रा वेस्ट पड़ी है तो उसको नीचे फेंक देते हैं, वो लोड के नीचे आती है, क्रैश होती है, टूटती है, खराब होती है। इसको ऐसा नहीं करना है, इसको ऊपर लटका कर रख देना ताकि बार बार उसके नीचे ना आए। कभी भी जब शक्ल से लोड उठाएंगे तो शक्ल का जो बोल्ट है, जो पिन है, उसको ऊपर रखेंगे, और जो नीचे का भाग है, जो यू शेप का आकार है, अंडाकार है, उसको नीचे रखेंगे, ताकि आपका लोड इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाए। ये हम गलत करते हैं, नीचे वाला बोल्ट की तरफ हम लोग वेट डाल देते हैं, तो वो भी बहुत गलत है। उसके बाद गुड एंड बैड रिगिंग क्या है, हुक्स को जब भी डालेंगे तो हुक अंदर की तरफ नहीं रहेंगे, हुक बाहर की तरफ होने चाहिए। हुक्स का जो है बाहर की तरफ होना चाहिए ताकि खोलना और बांधना आसान हो जाए। और कभी भी जैसे आपने देखा था स्लिंग अगर बड़ी है तो हमने उसके अंदर से हुक के अंदर डाल दिया, बिल्कुल भी नहीं करना है ऐसा काम, आपको इससे बच के रहना है।
हुक को जब भी हम लोग यूज करेंगे तो उसको प्रॉपरली चेक कर लेंगे। ऑपरेटर, सिग्नल मैन, जितने भी आपके रिगर हैं, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि जब भी आप काम करने वाले उसको चेक कर लें। ये रिगिंग के कुछ हार्डवेयर्स हैं जिनको हम लोग यूज करते हैं, तो ये अलग से बॉस्किन मेटल होती है उससे बने होते हैं, तो इसके लिए आपको ये नॉर्मल नट बोल्ट नहीं है जिससे कि आप कोई भी नट बोल्ट लगा दो। ये हवा का प्रेशर नापने के लिए आपने देखा होगा, अगर ये सीधा का सीधा है, फुल स्पीड में है, तो इसका मतलब ये 28 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड है। इसको आपने ये देखना, अगर सही तरीके से हिल रहा है तो काम करना है, अगर सीधा हिल रहा है तो इसका मतलब हवा का प्रेशर तेज है, आप काम को मत कीजिए। उसके बाद ये लोड कैपेसिटी है। लोड है 2000 LBS का, और 90 डिग्री पे उठा रहे हो तो आपकी पूरी कैपेसिटी आपको 2000 LBS मिल रही है। 60 डिग्री पे उठा रहे हो तो 1000 मिल रही है, 50% हो जाती है। 45 डिग्री पे और कम हो जाती है। और उसके बाद में जब आप 30 डिग्री पे उठाते हो तो और ज्यादा लोड आएगा आपकी केबल के ऊपर, तो आपको ये चीज ध्यान देनी है। ये देखिए क्या है वर्किंग लोड 70% में, कैसे कैसे उठाएंगे तो ये आपको दिखाई दे रहा है कितने परसेंट उसकी कैपेसिटी होती है। सेम 90 डिग्री पे ये भी 100 वो देगा आपको, 100% लोड कैपेसिटी देगा। 70% उठाएंगे अगर साइड में उठाएंगे तो आपको 70% कर देगा, और बिल्कुल साइड में उठाएंगे तो 50% कर देगा। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान देना है। ये हुक ब्लॉक है, ये देख लेना आप लोड ब्लॉक कैसे काम करता है, कौन कौन से इसके अंदर शेप्स होते हैं, नट्स होते हैं, कितने टाइप के बीयरिंग होते हैं। हुक वॉजिंग इसको अंदर और बाहर दोनों का दिखा रखा है, जिसमें हुक असेंबली और सब चीज़ें हैं। वो आप अच्छे से देखिएगा, वीडियो को होल्ड कर लीजिएगा देखते हुए। तो मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर नाउ। बाय बाय।